हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक कैंपस। आज हमारा तीसरा चैप्टर शुरू होने वाला है। बाकी पीछे का 2 चैप्टर हमने कवर कर लिया है। तो आज हमारा पहला क्लास है तीसरा चैप्टर का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री से शुरू करेंगे। ठीक है, पहले एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग उसका इतिहास जानेंगे कि क्या होता है, कैसे, कहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, इसका खोज कहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग मैटर की बात किए थे। ठीक है, मैटर आपको अच्छे से समझ में आ गया था, जो कि क्लास चैप्टर 2 में और चैप्टर 1 में था। ठीक है, तो अब मैटर के अंदर अगर हम लोग घुसें, अगर मैटर को हम लोग डिवाइड करें, बांटें, तो हम लोग क्या पाते हैं उसके बारे में हम डिटेल में आपको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप यही जानेंगे कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, उसका फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर बात करें हिस्ट्री का, तो जो महर्षि कनद थे, बहुत पहले की बात है, लगभग 500 BC के आसपास, यानी बिफोर क्रिस्ट, यानी 500 ईसा मसीह के पैदा होने के 500 साल पहले की बात है। 500 BC जो महर्षि थे कनद, जो कि इंडियन एक साइंटिस्ट उसमें कहे जाते थे, महर्षि थे, उस समय के फिलोसोफर थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कहा था कि अगर हम मैटर को, उसमें मैटर को पदार्थ कहा जाता था, इन्होंने बताया कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं और फिर उसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते जाते हैं, तो अंत में हम एक ऐसा पदार्थ पाएंगे, ठीक है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। वो इन्होंने बताया था। और उस पदार्थ को उन्होंने क्या कहा था, उस मैटर को उन्होंने एक नाम दिया था, जिसे कहते हैं परमाणु। ठीक है, उस समय तो वही मैंने लिखा है कि इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, जैसे पदार्थ कहते हैं, वी गेट स्मॉलर पार्टिकल्स और नो फर्दर डिवीज़न पॉसिबल। ठीक है, उसको हम स्मॉलर पार्टिकल को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कोई भी फर्दर डिवीज़न नहीं होगा, और जब वो फर्दर डिवीज़न नहीं होगा, उस मैटर को क्या कहेंगे, उस पार्टिकल्स को कहेंगे हम परमाणु। ठीक है, तो महर्षि कनद ने ये बात कह दी। अब महर्षि कनद ये बात कह दी, दूसरे जो महर्षि थे जिसका नाम था पकुधा कट्यायम। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोल दिया कि जो पार्टिकल्स है, यानी जो परमाणु है, पार्टिकल्स एक्सिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स वेरियस मैटर। यानी कि अगर इस परमाणु को अगर हम दो तीन प्रकार के परमाणु को अगर मिक्स कर दें तो अलग अलग टाइप के हम मैटर पाते हैं। ये इन्होंने बात कर दी, पार्टिकल एक्सिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स वेरियस मैटर, इन्होंने ये बात कर दी। ठीक है, तभी उसी समय की बात है जब महर्षि कनद थे, तो एक फॉरेनर फिलोसोफर भी थे। ठीक है, उनका नाम था डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। ये दोनों दो साइंटिस्ट हैं। ये दोनों उस समय फिलोसोफर थे और बिना एक्सपेरिमेंट किए लोग बात कर रहे थे, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी वही बात कही जो कि महर्षि कनद ने कहा। ठीक है, सेम बात इन्होंने कहा, और बस अंतर यह है कि इन्होंने, महर्षि कनद ने परमाणु बोल दिया उस चीज़ को, ठीक है, उस पार्टिकल को, इन्होंने बोल दिया एटम। ठीक है, इन्होंने वही बात बोली कि कोई भी मैटर को हम डिवाइड करते जाए तो एक ऐसा वक्त आएगा कि वो अब दोबारा उसके आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा, उस एलिमेंट्स को या उस पार्टिकल्स को हम कहेंगे एटम। ठीक है, इन्होंने बोल दिया। तो अब ये सब चीज़ें उस समय हो रही थी, और ये सब कब तक हुई, ये सब 1800 सेंचुरी तक, ठीक है, 1800 ईयर तक ये हुई, हम लोग का जो है 1800। ठीक है, तो वहाँ तक ये हुआ। अब क्या हुआ कि उसके बाद ये सब चीज़ें हो रही थी, तभी वहाँ पे जो हम लोग नए साइंटिस्ट हैं, यहाँ से उनका आना शुरू हुआ। ठीक है, उसमें सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली अब करने वाले थे। ठीक है, 1800 ईस्वी के आसपास से शुरू होने लगा एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री में, और सबसे पहले लेवाइजर जो थे और जोसेफ एल प्योरिस्ट जो थे, ये दो साइंटिस्ट आए। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये सब चीज़ों को प्रूफ करने का कोशिश किया। ठीक है, पता करने की कोशिश किया कि कैसे चीज़ें बनी हुई हैं, कैसे मैटर बना हुआ है, मैटर को अगर हम तोड़ें तो क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ बताने के लिए इन्होंने एक लॉ दिया, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, कि मैटर कैसे बना हुआ है, कैसे इसका प्रॉपर्टी है, कैसे वो अटैच है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ें खोजने के लिए उन्होंने बहुत ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें से उन्होंने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। और इस केमिकल कम्बिनेशन के लॉ में ही 2 लॉ दिया है। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में क्या दिया, पहला लॉ, दूसरा लॉ। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये आप शायद सुने होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास दे दिया, ठीक है, मास का कंजर्वेशन। ये क्या कहा इसमें, उन्होंने क्या बताया कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इन्होंने बताया कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो मास है उस केमिकल रिएक्शन, जैसे कोई रिएक्टेंट हो गया और प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि एग्जांपल को यहाँ पर समझा दिया गया कि एक ए है एक बी है, ठीक है, कोई एटम मान लीजिए, कोई मैटर मान लीजिए, तो ये दोनों रिएक्टेंट है। ए और बी को अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन द्वारा मिक्स किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा सी और डी प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो ये जो इन दोनों का अगर वेट कर लिया जाए, ए को अगर हम वेट कर लेते हैं, बी को वेट कर लेते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए ए को हम वेट किए हैं 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम, और ए बी मान लीजिए ए 5 ग्राम था, बी भी 5 ग्राम था, ठीक है, दोनों के वेट में हम नाप कर देख लें 10 ग्राम है। अब रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आया सी का और डी का, दोनों का जब मिक्स करके वेट देखेंगे तो ये भी 10 ग्राम ही आता है, ठीक है। इसी उन्होंने ये देखा कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है, यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ये इन्होंने बताया। और इन्होंने बताया कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट जो था वही बराबर है मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो इसलिए इन्होंने पहला लॉ दे दिया। दूसरा लॉ क्या है, उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं या डिफिनिट प्रोपोर्शन भी इसको कहते हैं, ठीक है, क्यों कहते हैं ये भी समझ में आ जाएगा। तो ये दूसरा लॉ दिया। इस लॉ में क्या उन्होंने बताया कि इन ए केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, क्या बताया, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाई मास, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब दूसरा लॉ देने वाले थे तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, उसमें उन्होंने पाया कि जैसे कि पानी हो गया, अमोनिया हो गया, दूसरे जो कंपाउंड उनको उसमें मिले थे, उन्होंने उसमें देखा कि उसको आप कितना भी विभाजित कर दीजिए, कितना भी डिवाइड कर दीजिए, उनका जो यूनिट फॉर्म है, ठीक है, वो हमेशा सेम है, उनका जो रेशियो है बनने का उस कंपाउंड का, उस सब्सटेंस का, वो हमेशा सेम है, डिफिनिट है, डिफिनिट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो उन्होंने ये बता दिया, एक डिफिनेशन दे दिया कि इन ए केमिकल स्ट्रक्चर द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाई मास, ठीक है। डिफिनिट प्रोपोर्शन याद रखिएगा, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, ये बहुत अच्छा इन्होंने लॉ दिया था। ये समझने के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल में क्या बताया, जैसे कि H2O है, पानी में अगर हम देखें तो पानी का H2O हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, उसका जो रेशियो है H2 और O, H2 है और O है एक, यही है ना। H2O में क्या, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका जो रेशियो है हमेशा कितना होता है, ऑलवेज 1:8 होता है। 1:8 कैसे होता है, आप सोच रहे होंगे 1:8 मैंने कैसे लिख दिया, थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे 1:1। देखिए H2O है यहाँ पे, ठीक है, H2 है, ऑक्सीजन क्या है, 1 है, ठीक है। H का जो होता है मास जो होता है 1 होता है, तो 2 हो गया, तो 2 का कितना हो गया, 2 हो गया मास हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का जो मास होता है कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 16:2:16, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसका रेशियो। इसको अगर आप काट देंगे तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा, क्या हो गया 1:8, समझ में आ गया। तो 1:8 इसका रेशियो है, ये बार बार उनको मिल रहा था, ठीक है। तो ये समझ गए कि 1:8 इसका रेशियो जो कि कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डिफिनिट है, इसलिए उन्होंने ये लॉ दे दिया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। उसी तरह अमोनिया का आप देखेंगे NH3 तो आपको 14:3 मिलता है, ठीक है। तो इसका कुछ हिस्ट्री था। उसके बाद 18वीं सेंचुरी के बाद ये इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। जो लोवाइजर थे ये क्या थे, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाए, मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है, याद कर लीजिए, कहीं भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इन्होंने ये कहलाया, ठीक है। 18वीं सेंचुरी के बाद अब 1800 के आसपास, ठीक है, ये सब चीज़ें होने लगी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये उन्होंने बता दिया तो उस समय कुछ लोग को नहीं समझ में आया, ठीक है, अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं माना गया इन लोगों का। तो उसको समझाने के लिए और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए डाल्टन आ गए, ठीक है। अब डाल्टन आ गए तो क्या हुआ, अब डाल्टन ने देखा कि ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझाई नहीं गई है, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ या थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या बताया कि ये दोनों चीज़ों को उन्होंने और बारीकी से समझा और अपना एक थ्योरी दे दिया, जैसे कहते हैं डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो आइए अगले क्लास में मिलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में समझते हैं कि उन्होंने क्या बताया। और तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं अगली कड़ी में, धन्यवाद।